सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाएं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं गेम ऑफ थ्रोन सीजन 8 एपिसोड नंबर 2 के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या डिटेल हमें नजर आई है इस एपिसोड नंबर 2 के अंदर। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देता हूं कि इस एपिसोड में हमें किंग्स लैंडिंग और सर्सी से रिलेटेड कोई भी डिटेल नहीं मिली, क्योंकि सर्सी हमें इस पूरे एपिसोड में नजर ही नहीं आई। यानी ये काफी सोचने वाली बात है। खैर, ऐसी और भी काफी सारी चौंका देने वाले मोमेंट हमें एपिसोड नंबर 2 में देखने मिले। तो क्या है वो सभी डिटेल, चलिए उस पर कुछ डिस्कशन करते हैं, लेकिन एक मेजर स्पॉइलर वार्निंग के साथ। क्योंकि अगर आपने ये एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो मुझे लगता है आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दे और पहले जाके सीजन 8 के एपिसोड नंबर 2 को देख ले, उसके बाद ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, वरना एक हिसाब से आपके एपिसोड 2 देखने का एक्सपीरियंस मैं पूरी तरीके से खराब कर दूंगा। खैर, तो एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत की जाती है जेमी लैनिस्टर के ट्रायल से, क्योंकि जेमी पर कुछ आरोप लगे हैं यहाँ पर, जिनमें सबसे पहला आरोप डेनेरियस की पिता की मौत का है, क्योंकि जेमी ने ही एरिस टारगेरियन को मारा था, जबकि उस टाइम पर जेमी किंग स्लेयर था। लेकिन असल बात सभी को पता है कि जेमी ने ये काम क्यों किया था, और अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि जेमी ने एरिस यानी मैट किंग को इसलिए मारा था क्योंकि मैट किंग ये नहीं चाहते थे कि उनके बाद आयरन थ्रोन पर और कोई बैठे। इसलिए यहाँ पर मैट किंग ने ये तैयारी कर रखी थी कि अगर कोई भी ऐसा करेगा और उन्हें लगेगा कि वो हारने वाले हैं तो वो यहाँ पर यूज वाइल्ड फायर का करेंगे, जिसकी मदद से सारे के सारे किंग्स लैंडिंग पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे और एक तरीके से दूसरों के हाथ लगेगी किंग्स लैंडिंग की धूल। यानी एक राजा खुद के ही तख्त के लिए किंग्स लैंडिंग में रह रहे लोगों को भी मार देगा ताकि उसकी जगह कोई ले ना पाए। इसीलिए एरिस को मैट किंग कहा जाता था। यानी उस टाइम पर जो डिसीजन जेमी ने लिया था वो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक था, पर लोगों को ये बात पता ही नहीं चली थी कि उस वक्त जेमी और मैट किंग के बीच असल में क्या हुआ था। वेल, इसके अलावा जेमी पर दूसरा आरोप नेड स्टार्क की मौत का भी है, क्योंकि जेमी की वजह से नेड स्टार्क को पकड़ लिया गया था और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। और अगर आ जाए डैनी पर, तो डैनी को ये सारी की सारी बातें जो उसके फादर के साथ हुई थी वो बात और किसी ने नहीं बल्कि उसके भाई विसेरिस ने बताई थी, जिसे बाद में खान ने काफी बुरी मौत दी थी। यहाँ तक कि विसेरिस ने डैनी को ये भी वार्न किया था कि किंग्स लैंडिंग में जेमी लैनिस्टर एक इविल है। यानी यहाँ पर जेमी के बचने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दो ही आरोप जेमी पर काफी गंभीर लगाए गए हैं। एक आरोप डैनी ने लगाया है और दूसरा आरोप सैंसा स्टार्क ने। तो एक टाइम पर हमें ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जेमी को यहाँ पर ड्रैगनों की खुराक बनाया जाएगा, लेकिन फिर बीच में आ जाती है ब्रैन, जो उस टाइम पर वहाँ पर जेमी को सपोर्ट करती है। जिसके बाद डैन ये भी पूछती है कि सर्सी विंटरफेल में आर्मी भेजने वाली थी, जिन आर्मी की जगह यहाँ पर सिर्फ जेमी ही नजर आ रहा है। पर ब्रैन के अलावा यहाँ पर टीरियन भी अपने भाई को सपोर्ट करता है और बदले में डैनी टीरियन को भी ताने मारती है, जिसके बाद वो चुप हो जाता है। इसके बाद ब्रैन हमें एक लाइन बोलता हुआ वहाँ पर नजर आता है, जो एक ही शब्द कहता है, थिंग्स वी डू फॉर लव। और ये चीज जेमी ने ब्रैन को धक्का देने से पहले कही थी सीजन 1 में, जिसका मतलब भी सिर्फ और सिर्फ जेमी को ही समझ आया है, बाकी और किसी को भी नहीं। पर ब्रैन ने ये बात वहाँ पर किसी को भी नहीं बताई, वरना एक और ट्रायल शुरू कर दिया जाता जेमी के ऊपर, जिसके बाद शायद खुद ब्रैन भी इन सभी आरोपों से जेमी को बरी नहीं कर पाती। लेकिन अपने बचाव के पक्ष में जेमी ये भी कहता है कि वो वादे का पक्का है और इसलिए वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जंग के लिए ही आया है, भले से ही उसकी बहन सर्सी ने बाकी सभी से झूठ क्यों ना बोला हो, और वो यहाँ पर सच्चे दिल से उनका साथ देने आया है। और यही चीज खुद ब्रैन ने भी नोटिस की है, इसलिए वो यहाँ पर जेमी के सपोर्ट में है। जिसके बाद ना चाहते हुए भी सैंसा इस ट्रायल को रोक देती है और ये चीज कहीं ना कहीं डैनी को पसंद नहीं आई है। लेकिन जॉन अब भी कोने में शांत बैठा हुआ है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में जॉन के साथ जो चीज हुई है वो चीज हम सभी ने नोटिस की है कि जॉन को एक बहुत बड़ा राज पता चल गया है, जिसके बाद से ही जॉन थोड़ा शांत सा है और एक हिसाब से वो डैनी से बचता भी फिर रहा है ताकि उन दोनों का आमना सामना ना हो। खैर, तो उसके बाद हम देख सकते हैं गेंड्री और आर्या को, जहाँ पर आर्या अपने उसी वेपन के लिए आई है जिस वेपन की डिजाइन उसने गेंड्री को दी थी। लेकिन यहाँ पर गेंड्री फिलहाल तो आर्या के उस वेपन को बनाने में अभी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उसे बाकी सभी के लिए ड्रैगन ग्लास से उस वेपन को बनाना है। उसके बाद जाकर जब गेंड्री फ्री होगा तब वो आर्या के इस वेपन को बनाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्या उसे अपनी स्किल्स दिखाकर थोड़ा अट्रैक्ट कर लेती है, जिसके बाद गेंड्री मान जाता है उसका वेपन बनाने के लिए और बदले में गेंड्री को वो मिल जाता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। यानी यहाँ पर आर्या और गेंड्री के बीच एक इंटीमेट सीन होता है जिसे जबरदस्ती का डाला गया है। और उसके बाद हमें दिखाई जाती है जेमी और ब्रैन के बीच की बातचीत, जहाँ पर जेमी आया है ब्रैन से माफी मांगने। लेकिन सभी को पता है कि ब्रैन अब 3 आई रेवन बन चुका है, जिससे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस फर्क पड़ता है तो इससे कि ब्रैन किसी भी हालत में नाइट किंग को रोके, भले से ही इसके लिए उसे किसी की भी मदद क्यों न लेनी पड़े। और यही चीज ब्रैन ने शायद दिमाग में रखकर जेमी को यहाँ पर माफ कर दिया है, क्योंकि जेमी ने उस टाइम पर जो गलती की थी उस टाइम पर जेमी अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा था, जिस फैमिली के लिए वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन अब जेमी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, तो शायद इन्हीं चीजों को ध्यान में रखकर ब्रैन ने अभी के लिए जेमी को माफ कर दिया है, क्योंकि हो सकता है कि शायद इस वॉर के बाद जेमी बचे ही ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इस वॉर के बाद जेमी काफी अहम किरदार निभाए गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज
सीरीज में। खैर तो उसके बाद हम देख सकते हैं लैनिस्टर भाइयों को जो आपस में मिलकर सर्सी के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पर टीरियन ये कहता है कि शायद उसे लगा कि सर्सी जो कुछ भी कह रही है वो सच है उसकी प्रेगनेंसी को लेकर, लेकिन अब टीरियन को सर्सी की उस बात पर थोड़ा डाउट है, इसलिए वो यहाँ पर कंफर्मेशन करने के लिए जेमी से ये पूछता है कि क्या सच में सर्सी प्रेग्नेंट है या नहीं, जिसके जवाब में जेमी वहाँ पर हामी ही भरता है। लेकिन अगर फर्स्ट एपिसोड के एंड में जाए तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि सर्सी प्रेग्नेंट होने के बाद भी वाइन पी रही है, जिससे शायद हो सकता है कि सर्सी सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए इस झूठ का सहारा ले रही है। लेकिन अब आ जाए जेमी पर तो यहाँ पर जेमी सर्सी की बात करते हुए भी ब्रैन को ही ताड़ रहा है, जिसके आसार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और ये बात गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज के हर एक फैंस को भी पता है कि जेमी और ब्रैन के बीच चल क्या रहा है। लेकिन जब जेमी ब्रैन से बात करने के लिए वहाँ पर जाता है तो ब्रैन उससे थोड़ा रूडली पेश आती है, क्योंकि जब भी जेमी ने ब्रैन से बात की है तो वो हर बार उसकी इंसल्ट ही करता है। लेकिन अब यहाँ पर सिचुएशन बदल गई है और ये चीज फिलहाल के लिए भी ब्रैन नोटिस नहीं कर पा रही कि जेमी में कितने बदलाव हो गए हैं। यानी उसका कैरेक्टर जैसा हमें सीजन 1 में दिखाया गया था, जिस जेमी को देखकर हम बेहद गुस्से में आ जाते थे, वो कैरेक्टर अब हमें एक हिसाब से थोड़ा अच्छा लगने लगा है। और इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि पॉड्रिक की स्वॉर्ड ट्रेनिंग दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है। और इन सब को छोड़कर अगर हम विंटरफेल की हर एक दीवारों पर नजर डालें तो यहाँ पर वॉर के लिए ड्रैगन ग्लास को बिछा दिया गया है विंटरफेल की हर एक छत पर, ताकि जब व्हाइट वॉकर आए तो उन्हें काफी आसानी से हरा दिया जाए, जो कि फिलहाल के लिए अभी मुमकिन है नहीं। और अब आ जाते हैं अगले सीन पर, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि डैनी और जोरा मोमोट के बीच बातें चल रही है, जहाँ पर डैनी को ये लगता है कि असली हैंड ऑफ किंग टीरियन नहीं बल्कि जोराड मोमो होना चाहिए था। लेकिन इन सब से जोराड को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो यहाँ पर उल्टा टीरियन को सपोर्ट करते हैं और डैनी को भी ये कहते हैं कि वो उस पर भरोसा रखे। और इसी के साथ साथ जोराड डैनी को ये भी सजेस्ट करते हैं कि वो अपने हालात जाकर सैंसा से सुधारे। और डैनी जोराड की इस बात को मान लेती है और सैंसा से बात करने चली जाती है, जहाँ पर वो कुछ क्लियरिफिकेशन करती है कि उसने अपनी लाइफ में काफी धोखे खाए हैं और अब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है, और ये लक्ष्य है किंग्स लैंडिंग की आयरन थ्रोन गद्दी पर बैठना, जो उसी का हक है। और इस सब के बीच सैंसा भी ये चाहती है कि जब राज डैनी का हो जाएगा किंग्स लैंडिंग पर तो सैंसा विंटरफेल को आजाद देखना चाहती है, जिस रियासत का किंग और कोई नहीं बल्कि जॉन हो। और जब इन दोनों के बीच बातें क्लियर ही होने वाली होती है तब वहाँ पर अचानक से बीच में टपक पड़ता है थियोन ग्रेजॉय, जो विंटरफेल की लड़ाई में उन लोगों का साथ देने आया है और एक हिसाब से वो यहाँ पर सैंसा से माफी भी मांग रहा है उन सब के लिए जिन सब के लिए वो बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा है। और यहाँ पर सैंसा अपने भाई को माफ भी कर देती है, क्योंकि एक तरीके से जितना दुख सैंसा ने झेला है वैसा ही दुख थियोन ने भी झेला है, जिसके बाद उसने कुछ गलतियां भी की, जैसे कि विंटरफेल पर कब्जा करने की गलती और अपनी लाचार बहन सैंसा को बचाने की कोशिश, जिसमें वो बार बार फेल हो रहा था। वेल तो अगले सीन में हम देख सकते हैं कि डावोस सभी लाचार लोगों को खाना खिला रहे हैं और एक हिसाब से डावोस भी इस जंग में हिस्सा ले चुके हैं, भले से ही उन्हें सही तरीके से लड़ना क्यों ना आता हो। लेकिन जब वो बैटल ऑफ बास्टर्ड में जीतते हैं तो उसके बाद ये साबित हो गया है कि डावोस भी भारी से भारी सिचुएशन में खुद को बचा सकते हैं। वेल उसके बाद वहाँ पर गिली आ जाती है, जो लाचार लोगों को केप में ले जाने की बात करती है ताकि सभी लोग वहाँ पर सुरक्षित रहे, खास करके वो लोग जिन लोगों को लड़ना नहीं आता। उसके बाद औरतें, बूढ़े और बच्चे। लेकिन इन सब में वहाँ पर एक छोटी लड़की आती है जो सीधे डावोस के पास जाती है खाना लेने के लिए और ये कहती है कि वो केप के अंदर नहीं जाएगी और सामना करेगी उस मुसीबत का जो मुसीबत वहाँ पर आने वाली है। और यहाँ पर सर डावोस उस छोटी लड़की को देखकर थोड़े से भावुक हो जाते हैं शायद, क्योंकि यहाँ पर सर डावोस को इस जली हुई लड़की के फेस को देखकर याद आ रही होगी शिरीन की, जिसे बेदर्दी से मार दिया गया था। लेकिन गिली कुछ देर में ही उस लड़की को कन्विंस कर लेती है ये कहकर कि वो केप में रहकर भी उन सभी को प्रोटेक्ट कर सकती है जिन लोगों को लड़ना नहीं आता। और उसके बाद एक बेल बजती है और एंट्री होती है बेरिक, टॉरमून और एडिसन की, जहाँ पर ये तीनों आकर जॉन स्नो से मिलते हैं, यानी फिर से एक रियूनियन। लेकिन ये तीनों यहाँ पर बिल्कुल टाइम पर पहुँच गए हैं, क्योंकि अब तक वॉर शुरू नहीं हुई है। और इसी के साथ साथ नेट की मौत के बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। लेकिन एक और चीज टॉरमून के दिमाग में चल रही है कि ब्रायन अब भी यहाँ पर है या चली गई। उसके बाद हम देख सकते हैं विंटरफेल में सारी की सारी आर्मीज को एक साथ, जिनमें हमें डॉथरा की, वाइलिंग्स और अनस्लेट की आर्मी नजर आ रही है, जो अब इतनी बड़ी मुसीबत आने की वजह से एक साथ हो गई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जॉन स्नो यहाँ पर सभी लोगों के साथ मिलकर ये प्लानिंग कर रहा है कि वो लोग कैसे सामना करेंगे नाइट किंग और उसकी आर्मी का, क्योंकि अगर सामने से अटैक किया जाएगा तो ऐसे में व्हाइट वॉकर्स को काफी आसानी हो जाएगी अंदर घुसने के लिए, जो जॉन स्नो बिल्कुल भी नहीं चाहता। इसलिए एक अच्छी प्लानिंग ही उन लोगों को यहाँ पर बचा सकती है, ताकि सीधे सीधे नाइट किंग को पकड़ लिया जाए और ये जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर उन लोगों को ये नहीं पता है कि नाइट किंग को काफी सारे व्हाइट वॉकर्स के बीच में से कैसे पकड़े जाएगा। इसलिए यहाँ पर नेड आगे आता है और हमें पहली बार नाइट किंग का मकसद पता चलता है कि नाइट किंग को असल में सबसे पहले किसी और को नहीं बल्कि 3 आई रेवन को ही मारना है, क्योंकि नाइट किंग नहीं चाहता कि 3 आई रेवन की वजह से लोग जिंदगी को याद रखे। यानी नाइट किंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ काली अंधेरी रातें ही है। और अगर जो लोग ये सोच रहे होंगे कि ब्रायन के पास तो पावर पास्ट और फ्यूचर में जाने की भी है, जिसे देखकर वो ये बता सकता है कि आगे होगा क्या, तो यही चीज ब्रायन नाइट किंग की भी यादों में घुसकर कर सकता है। लेकिन याद होगा आप सभी को कि जब ब्रायन ने ये चीज की थी तो नाइट किंग ने ही ब्रायन को एक निशान दिया था, ताकि ब्रायन को ये याद रहे कि नाइट किंग उसे उसी के जाल में फंसाकर मार सकता है अगर
फिर से ब्रैन ने नाइट किंग का मकसद जानने की कोशिश की तो। लेकिन अगर आ जाए इस पॉइंट पर तो ऐसे में देखा जाए तो जॉन स्नो के पास ब्रैन ही एक ऐसा जरिया है जिसे मारने के लिए नाइट किंग विंटरफेल आएगा। और ऐसे में ये चांस भी पड़ जाता है कि उन लोगों के पास ये मौका भी है कि वो लोग इस मौके का फायदा उठाकर नाइट किंग को मार दे, जो कि इतना आसान तो है नहीं, क्योंकि नाइट किंग ने भी कोई ना कोई प्लानिंग कर रखी होगी कि वो कैसे अपने दुश्मनों को खत्म करेगा और आगे चलकर पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा, यानी डार्कनेस, ताकि लोगों को कुछ भी याद न रहे सिवाय एक डार्कनेस के। वेल तो इस प्लान में थियोन भी मदद करेगा और ये चेक करेगा कि नाइट किंग ब्रैन तक पहुंचा है या नहीं। उसके बाद वो और उसके लोग मिलकर नाइट किंग पर अटैक कर देंगे। सुनने में प्लानिंग तो काफी आसान लगती है, लेकिन एपिसोड 3 में ये बात पता चल जाएगी और इसी के साथ साथ ये भी पता चल जाएगा कि क्या डैनी के ड्रैगन्स के फायर की वजह से व्हाइट वॉकर्स मरते भी है या नहीं, क्योंकि अब तक गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में ये चीज देखी नहीं गई है और ना ही किसी भी इस बारे में पता है। खैर तो अब आ जाते हैं ग्रे और मिसेंडी पर, जहाँ पर मिसेंडी को नॉर्थ इतना खास पसंद नहीं आया है, लेकिन ग्रे यहाँ पर मिसेंडी से ये वादा करता है कि वॉर खत्म हो जाने के बाद वो जहाँ चाहती है वो उसे ले जाएगा और यहाँ तक कि वो पूरी वॉर में भी मिसेंडी को प्रोटेक्ट करेगा। और ये चीज हमें थोड़ा डराती भी है, क्योंकि ऐसे मोमेंट गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाए जाते हैं तो डेफिनेटली किसी न किसी की मौत तो होती है, तो शायद यहाँ पर ग्रे और मिसेंडी में से कोई ना कोई जरूर मरेगा। और उसके बाद अगले सीन में आ जाते हैं जहाँ पर सैम जॉन और इट्सन से ये कह रहा है कि वो ऊपर रहकर व्हाइट वॉकर्स का मुकाबला करेगा, क्योंकि वही एक पहला शख्स था जिसने पहले व्हाइट वॉकर को मारा था। गेस व्हाट, हमें यहाँ पर गोस्ट भी नजर आता है। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं फिर से टीरियन भाइयों को, जो इस बार विंटरफेल को प्रोटेक्ट करेंगे। और शायद टीरियन को भी ये अंदाजा है कि वो इस वॉर में शायद मर भी जाएगा, लेकिन एक अच्छी बात है कि वो यहाँ पर खुद की चॉइस की हुई मौत से मरेगा, ना कि सर्सी के हाथों। लेकिन इन दो भाइयों के बीच अचानक से कुछ और लोग आ जाते हैं, जैसे कि पॉड्रिक, ब्रायन, सर डावोस और टॉर्मुंड, जहाँ पर टॉर्मुंड बस सिर्फ और सिर्फ झूठी फैलाता है अपनी कहानियों को लेकर कि कैसे वो जायंट्स के साथ पला बड़ा है। लेकिन टॉर्मुंड की इस हरकत को देखकर ब्रायन जरा भी इम्प्रेस नहीं हुई है, उल्टा ऐसा लगता है कि ब्रायन टॉर्मुंड की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं बल्कि जेमी की तरफ है। उसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है हाउंड और आर्या का, जहाँ पर सिर्फ हमें ये बताया जाता है कि हाउंड अब पहले जैसा नहीं रहा और उसे अब बाकी लोगों की तरह ही दूसरों की परवाह होने लगी है। और यही चीज वो आर्या को भी कहता है कि उसने एक हिसाब से आर्या को भी प्रोटेक्ट किया था। और फिर वापस आ जाते हैं ब्रायन, जेमी, इन सभी की मीटिंग पर, जहाँ पर ब्रायन ये बताती है कि वो अब तक नाइट्स बनी है नहीं, जबकि बचपन से ही ब्रायन की यही ख्वाहिश थी, जिसे आज और किसी ने नहीं बल्कि जेमी ने पूरा कर दिया है। और उसके बाद ब्रायन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, क्योंकि जो चीज उसे चाहिए थी वो उसे मिल गई। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं कि जॉर्ड मामो जाकर लियाना को ये कह रहे हैं कि वो इस वॉर में हिस्सा ना ले और सीधे जाकर केप में बाकी बच्चों के साथ छुप जाए। लेकिन यहाँ पर लियाना जॉर्ड मामो की बात नहीं मानती है, क्योंकि जो हक लियाना का है वो उसे पूरा करेगी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर। और अब जॉर्ड मामो ने ये बात क्यों कही है, क्योंकि सभी को पता है कि लियाना जॉर्ड मामो की कजिन लगती है और मोमोट खानदान की एक आखिरी चिराग, जिसे अगर यहाँ पर कुछ भी हुआ तो मोमोट खानदान का दिया बुझ जाएगा। खैर तो उसके बाद हम देख सकते हैं सैम को, जो जॉर्ड मामो के पास आया है और वो यहाँ पर आकर अपनी खानदानी स्वॉर्ड हार्ट बेंड्स गिफ्ट कर देता है जॉर्ड मामो को, जो स्वॉर्ड विलेरियन स्टील की ही बनी है और ये सैम की फैमिली के पास कई सेंचुरीज से है। लेकिन फिलहाल तो ये खानदानी स्वॉर्ड सैम के काम की नहीं है, इसलिए सैम इस स्वॉर्ड को जॉर्ड मामो को दे देता है ताकि वो इस स्वॉर्ड का सही यूज करे। और एक तरीके से सैम इस स्वॉर्ड को जॉर्ड मामो को गिफ्ट कर ये प्रेजेंट कर रहा है कि जॉर्ड मामो के फादर जेरोड मामो ने जो स्किल्स सैम को सिखाई है उसके बदले में ये गिफ्ट तो काफी छोटा है। और अगर जेरोड मामो की स्वॉर्ड की बात करें तो उनकी खानदानी स्वॉर्ड उनके फादर जेरोड ने जॉन स्नो को दी थी। और फिर आता है आखिरी सीन, जहाँ पर जॉन स्नो डैनी को ये बता देता है कि वो असल में लियाना स्टार्क और रिगार्ड टारगेरियन का बेटा है। और ये बात सुनकर डैनी का रिएक्शन सिर्फ एक ही होता है कि अब आयरन थ्रोन्स का असली हकदार डैनी नहीं बल्कि जॉन स्नो है। यानी यहाँ पर डैनी को ये नहीं पड़ी कि जॉन स्नो उसका नेफ्यू है, बल्कि ये पड़ी है कि आयरन थ्रोन की गद्दी पर बैठेगा कौन। यानी अगर आ जाए डैनी और सैंसा की बात पर, तो वहाँ पर डैनी ने एक ही बात कही थी कि उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आयरन थ्रोन की गद्दी पर बैठना है और 7 किंगडम्स पर राज करना है। लेकिन अब यहाँ पर जॉन स्नो के इस राज के बाहर आ जाने से डैनी का ये सपना चूर चूर हो गया है। लेकिन इससे पहले यहाँ पर कुछ होता और डैनी और कुछ सोच पाती इस बारे में, तो उससे पहले ही वॉर की हॉर्न बज जाती है, यानी व्हाइट वॉकर्स विंटरफेल पहुंच चुके हैं। जी हाँ, फिलहाल के लिए तो हमें पूरे के पूरे व्हाइट वॉकर्स ही दिखाए गए हैं। नाइट किंग का अता पता नहीं है यहाँ पर, तो शायद हो सकता है कि नाइट किंग ड्रैगन्स पर हो या फिर वो यहाँ पर है ही नहीं। कुछ भी हो सकता है, जिसकी डिटेल हमें इसके 3rd एपिसोड में ही मिलेगी, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स की टीम ने ये कहा है कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स की अब तक की सबसे बड़ी बैटल होगी, जिसे काफी लार्ज स्केल पर रखकर शूट किया गया है, जिसकी वजह से हमारी एक्साइटमेंट और भी दुगनी नहीं तिगनी हो जाती है। वेल तो ये थी वो सारी की सारी डिटेल जो मुझे सीजन 8 के एपिसोड नंबर 2 में नजर आई। और अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पर कोई डिटेल मिस कर दी है तो उस बारे में भी मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। और उसी के साथ साथ ये भी बताइएगा कि आपको गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 कितना ज्यादा पसंद आ रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लगे हाथ तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।
में। टिल देन बाय।